दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बल्कि एलएलबी कर रहे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक कई पार्ट्स में बढ़ सकता है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दावे की परिभाषा कीजिए एवं उल्लेख कीजिए कि इसका अंतरण किस प्रकार संभव है। आंसर: वाद्य योग्य दावा, एक्शनेबल क्लेम। धारा 3 के अनुसार वाद्य योग्य दावे से तात्पर्य किसी ऐसे ऋण के दावे से है जो नंबर 1 अचल संपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत नहीं किया गया है। नंबर 2 चल संपत्ति के आडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत नहीं किया गया है। चल संपत्ति में किसी लाभदायक हित का ऐसा दावा हो जो दावेदार के वास्तविक या रचनात्मक कब्जे में न हो, जिसे दीवानी अदालतें अनुतोष दिलाने वाला आधार मानती है, भले ही ऐसा ऋण या लाभदायक हित वर्तमान भावी देय सशर्त या संभावित हो। अतः संक्षेप में एक वाद्य योग्य दावे का अर्थ है: नंबर 1 किसी अप्रतिभूत ऋण का दावा। नंबर 2 चल संपत्ति में किसी लाभदायक हित का दावा। नंबर 3 ऐसा ऋण या लाभदायक हित का दावा जो वर्तमान भावी देय सशर्त या संभावित हो। ऋण उक्त संदर्भ में तात्पर्य एक निश्चित रकम के अदा करने के आभार से है। अतः ऋण और क्षतिपूर्ति के प्रति दावा करने के अधिकार में अंतर है, क्योंकि संविदा भंग या अपकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा अनुयोज्य नहीं है, क्योंकि कर्ज वर्तमान या भावी दोनों हो सकता है। यदि वर्तमान है तो ये देय होगा। सशर्त युग या प्रासंगिक कर्ज भी अनुयोज्य होता है, जैसे भरण पोषण का भत्ता जो भविष्य में देय होता है। लाभदायक हित, बेनिफिट इंटरेस्ट। एक लाभदायक हित जो किसी चल संपत्ति में है भी एक अनुयोज्य दावा है। जाफर मेहर अली बनाम बजवट जूट मिल्स 32 कलकत्ता में निर्णय हुआ कि एक निष्पादन योग्य संविदा के लाभ के दावे का अधिकार एक लाभदायक हित गठित करता है। किसी संविदा भंग के फलस्वरूप माल बिक्री हेतु क्षतिपूर्ति का दावा करने के अधिकार के अलावा अन्य कोई शेष नहीं रह जाता। अतः क्षतिपूर्ति के दावे का यह अधिकार एक लाभदायक हित नहीं है, किंतु संविदा पालन न किए जाने के विरुद्ध वाद पेश करने का एक अधिकार है। 1000 रुपये बा को कर्ज देता है। का बा से कर्ज वसूल करने का अधिकार वाद्य योग्य एक्शनेबल क्लेम है। 1000 रुपये बा को कर्ज देता है। बा अपना मकान प्रतिभूति के रूप में बंधक कर देता है। का कर्ज वसूलने का अधिकार वाद्य योग्य नहीं है। पॉलिसी के अधीन देय रकम का दावा। नंबर 2 जफर मेहर अली बनाम बजबट जूट मिल्स 34 कलकत्ता 289 माल खरीदने के लिए की गई संविदा के लाभ के प्रति दावे का अधिकार। नंबर 3 बकाया किराए के लिए दावा। हीरालाल बनाम त्रिपुरा चरण 40 कलकत्ता। नंबर 4 भविष्य निधि के लिए दावा। नंबर 5 बैनामा मनसूख हो जाने पर क्रेता का रुपये प्राप्त करने का अधिकार। वाद्य योग्य दावे का अंतरण। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। धारा 130 के अनुसार वाद्य योग्य दावे का अंतरण चाहे वे सप्रतिफल हो या प्रतिफलहीन हो, केवल लिखित पत्र के निष्पादन द्वारा ही, जिस पर अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर हो, प्रभावित किया जाएगा। इस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है। यदि हस्तांतरण करने का इरादा स्पष्ट है तो हस्तांतरण का प्रभावित
करने के लिए विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। हस्तांतरण पूर्ण माना जाएगा भले ही ऋणी को इसकी सूचना न दी गई हो। उदाहरणार्थ, जीवन बीमा पॉलिसी एक वाद्य योग्य दावा है। इसका अंतरण केवल एक ही लिखित दस्तावेज के द्वारा, जिस पर अंतरणकर्ता या उसके वैध प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हो ही किया जा सकता है। वाद्य योग तथा केवल दावा करने के अधिकार में अंतर। दोनों में मूल अंतर यह है कि वाद्य योग दावे का अधिकार अंतरणीय है, जबकि मात्र मुकदमा चलाने का अधिकार अंतरणीय नहीं है। उदाहरणार्थ, का पर खा का 1000 रुपये का कर्ज है जो वह गा को अंतरित कर देता है। यह वाद्य योग दावा होने के कारण वैधानिक अंतरण है। इसके विपरीत दुष्कृति में हानिपूर्ति के लिए या संविदा भंग करने में वाद चलाने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है और इसे अंतरित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, अचल स्थावर संपत्ति की परिभाषा दीजिए तथा बताइए कि क्या यह पूजा करने का अधिकार। नंबर 2, प्रॉफिट एंड प्रेफेंड। नंबर 3, रॉयल्टी। नंबर 4, कॉपीराइट। और नंबर 5, पेटेंट अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति, संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति की परिभाषा नकारात्मक है, जिसमें एक खड़ी इमारती, लकड़ी, उगती हुई फसलें और नंबर 3, घास शामिल नहीं है। तो परिभाषा ना तो विस्तृत ही है और ना ही सर्वांगपूर्ण। अतः अचल संपत्ति की परिभाषा की विस्तृत व्याख्या के लिए हमें जनरल कॉलेजेस एक्ट 1897, जो इस अधिनियम पर भी लागू होता है, पर निर्भर रहना पड़ता है। अचल संपत्ति में भूमि से उत्पन्न सभी लाभ और भूमि से जुड़ी समस्त वस्तुएं आ जाती हैं। इस प्रकार संपत्ति अधिनियम की धारा 3 तथा जनरल कॉलेजेस एक्ट की धारा 25 का संयुक्त प्रभाव यह है कि अचल संपत्ति में खड़ी फसल या घास को छोड़कर निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं। नंबर 1, भूमि, लैंड। नंबर 2, भूमि से उत्पन्न लाभ, बेनिफिट आउट ऑफ लैंड। नंबर 3, भूमि से संलग्न वस्तुएं, थिंग्स अटैच टू लैंड। भूमि, लैंड। भूमि शब्द के अंतर्गत नंबर 1, भूमि की सतह एक निश्चित भाग है। नंबर 2, सतह के ऊपर का एक निश्चित भाग। नंबर 3, सतह के नीचे की भूमि। नंबर 4, भूमि की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व जैसे खनिज। नंबर 5, भूमि में झीलें, तालाब, नदियाँ आदि भी शामिल हैं, जो जल द्वारा घेरी हुई हैं, भूमि कहलाती है। नंबर 2, भूमि से उत्पन्न लाभ। भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ अनेक हैं, जिसमें से प्रमुख हैं। नंबर 1, रास्ते का अधिकार। नंबर 2, पेड़ों से लाख इकट्ठा करने का अधिकार। नंबर 3, बंधक ग्रहीता का अचल संपत्ति में हित। नंबर 4, मंदिर के पुजारी का वंशानुगत पद। नंबर 5, भूमि पर लगे मेले से किराया वसूल करने का अधिकार। नंबर 6, हाट। नंबर 7, किराया वसूलने का अधिकार। नंबर 8, हिंदू विधवा का उसके पति की अचल संपत्ति में निहित हित। भूमि से संलग्न वस्तुओं में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं। नंबर 1, भूमि से जड़बद्ध वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी जड़ें जमीन में हों, जैसे जमीन में उगे पेड़, झाड़ियाँ आदि। नंबर 2, भूमि से जड़ी हुई वस्तुएं। भूमि से जड़ी वस्तुओं में से वे वस्तुएं आती हैं जिनकी नींव जमीन में हो, जैसे दीवार, मकान या कुआं आदि। नंबर 3, भूमि से जुड़ी वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं। इनमें वे वस्तुएं शामिल हैं जो उन वस्तुओं से जिनकी नींव जमीन में हो संपत्ति के स्थायी एवं लाभदायक उपयोग के लिए जुड़ी हुई हो, जैसे मकान के दरवाजे, खिड़कियां, पंखे आदि। क्या निम्नलिखित अचल संपत्तियां हैं?
नंबर 1, पूजा का अधिकार। यह चल संपत्ति है क्योंकि यह धारा 3 के अंतर्गत ऐसा लाभ नहीं है जो भूमि से उत्पन्न होता है। नंबर 2, प्रॉफिटे फंडे। यह एक प्रकार का सूखा अधिकार होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में से या भूमि पर से होने वाले लाभ को ग्रहण करने का अधिकार होता है, अतः यह अचल संपत्ति है। नंबर 3, रॉयल्टी। नंबर 4, कॉपीराइट तथा नंबर 5, पेटेंट। ये तीनों चल संपत्तियां हैं क्योंकि ये ऐसी हानि लाभ हैं जो भूमि से उत्पन्न ना होकर चल संपत्ति से उत्पन्न होते हैं।